तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो मेनली किससे होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से होती है। प्रॉपर्टीज में हमको क्या क्या याद रखना है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा, इसकी स्पीड जो होती है लाइट की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तीसरी बात यह है कि पूछा जाता है कैसी वेव है, ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो ये ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये भी याद रखना है हम लोग को। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो हमको याद रखनी। प्रॉपर्टीज़ के बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसमें हमने बताया 2 लॉज इंपॉर्टेंट हो गए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 तरीके के, कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, बेसिक है, पहले तो पहचानना जानना चाहिए कि जैसे कॉनकेव है तो ये कॉनकेव मिरर है, इसके बाद कॉन्वेक्स होगा तो उसमें पॉलिशिंग अंदर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ करी तो ये पॉइंट होगा पोल, यहाँ होगा फोकस, और जो ये वाला पॉइंट होगा तीसरा, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद रे डायग्राम्स आते हैं इसमें। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर पोल की डेफिनेशन हम लोग को मिल जाएगी कि सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसका, उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है? पोल होता है। इसके बाद यहाँ पर हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन दी गई है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन? बहुत बेसिक सी चीजें हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो याद रखना है हम लोग को कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है दिस इज डबल द फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ दिया गया किसी क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर है और पूछा गया बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी का उल्टा पूछा था, मान लीजिए पूछा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है और हमको बताना है फोकल लेंथ कितनी होगी, तो 5/2 हो जाती। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, जो पहला फॉर्मूला इस चैप्टर में जो हम लोग को याद रखना है। इसके बाद ये जो हमारे पास डायग्राम बना हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है? अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ कैन यू शो दैट कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर, या हाउ कैन यू शो दैट कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग इन नेचर। तो हम लोग को ये वाला डायग्राम बनाना होता है। अब यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेस कहाँ पर मीट कर रही हैं? फोकस पे मीट कर रही है और कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही हैं, इसीलिए इस मिरर को क्या कहा गया है? कन्वर्जिंग मिरर कहा गया। सिमिलरली दूसरे वाले में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रेस तो आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर फोकस पे कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, यहाँ क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, बट दे अपीयर्स टू मीट एट फोकस। तो यहाँ पर रेस क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो हम लोग इसको शो कर सकते हैं थ्रू डायग्राम ओनली, डायग्राम से ही बता सकते हैं, इसमें कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं करना होता, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया R = 2F वाला। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। जितने भी केसेस हैं उनका जो भी रे डायग्राम है वो बनाना आना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है। तो रियल इमेज जब भी होगी वो रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस से बनती है। वर्चुअल इमेज जो बनती है इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस से बनती है। रियल इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, रियल इमेज जो है ये कभी भी स्क्रीन पे मतलब हमेशा ये किस पे बनेगी? स्क्रीन पे बनेगी, ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, और ये कभी भी स्क्रीन पे नहीं बन सकती है। ये दोनों में डिफरेंस है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा आ सकता है, पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ हमको रे डायग्राम्स की पोजीशन दी गई हैं। जैसे मिरर लिया गया है कॉनकेव मिरर, इसमें हमको पता है 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, इमेज फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी? पता ही है, हाईली डिमिनिश्ड। अब यहाँ पर याद रखना डिमिनिश्ड नहीं लिखना है, जब पॉइंट इमेज बनती है तो उसको हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। पॉइंट साइज्ड भी उसको कह सकते हैं, रियल और इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बिटवीन सी मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया गया ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। वर्चुअल और इरेक्ट का केस इंपॉर्टेंट फंसता है क्योंकि ये पूछा जाता है
क्योंकि एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और वो है पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, इसमें इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। एक इंपॉर्टेंट और केस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले में याद रखना है इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, साइज सेम रहता है। साइज सेम रहने की वजह से जो मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है ये -1 होता है। कभी कभी पूछा आता है कि मैग्निफिकेशन फैक्टर किस केस में -1 होता है कॉनकेव मिरर के, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। इसके बाद हम लोग को रे डायग्राम बनाया गया होगा। रे डायग्राम से पहले अब क्या है, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हमको एक फिगर दिया होगा कुछ इस तरीके का और कहा जाएगा कंप्लीट द रे डायग्राम। जैसे यहाँ पर दे दिया गया पोल, ये दे दिया गया फोकस, ये दे दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहा गया कुछ ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है। बस इतना ही बना रहेगा और कहा जाएगा कंप्लीट द रे डायग्राम। तो हमको क्या करना होता है? रे डायग्राम को फिर से बना देना होता है कॉपी में और ऐसे करके इसको लिख देना है। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा और साइड में लिख देंगे आई इज इक्वल टू आर। या कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, रे डायग्राम कंप्लीट करने को आता है, हमको बस ये पता होना चाहिए। ये कॉनकेव में भी आ सकता है और ये कॉन्वेक्स में भी आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर पहला तो रे डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। पहला प्रॉपर्टी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस से पास कर गई। दूसरे इसी में कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए दे दिया गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और डाइवर्ज हो गई बट इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। इसी तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ठीक है, वो तो पता ही होनी चाहिए हम लोग को। जैसे दूसरे में फोकस वाली दे दी गई है कि इंसिडेंट रे फोकस पे आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई जा रही है। यहाँ पर क्या दिया है? फोकस की तरफ आ रही है, इट इज अपियरिंग टू मीट एट फोकस इंसिडेंट रे बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जब वो मिरर पे फॉल करेगी तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है। ठीक है, पूछा था क्यों रिट्रेस करती है? बिकॉज दिस इमेजिनरी लाइन बिहेव्स लाइक नॉर्मल। ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन बन रही है, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करने लग जा रही है? नॉर्मल की तरह। तो नॉर्मली अगर किसी भी इंसिडेंट रे को फॉल कराते हो किसी भी मिरर पे, तो वो क्या होती है? रे वापस चली आती है, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, ये याद रखना है हम लोग को। इसके बाद ये वही वाला ही है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बराबर होंगी, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होगा, वही आएगा। कंप्लीट द रे डायग्राम करके बनाया जा सकता है। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर का। पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, दो रेज लेनी है कोई भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दोनों को कहाँ मीट करा देना है? फोकस पे। दूसरा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिट्रेस हो जाएगी, दूसरी फोकस से चली आएगी, यह इमेज बन जाएगी। तीसरा रे डायग्राम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही बड़ी इमेज होती है। बस अपने जगह भी वही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी इमेज, बस होता क्या है वो पलट जाती है, इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड होगी। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट केस है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फोकस वाला है। ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पहली रह गई, पैरेलल टू फोकस से पास हो गई। दूसरा हम लोग ने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लिया, दूसरा यहाँ से भी ले सकते थे कि पोल पे फॉल करा देते, वो ऐसे करके निकल जाती तो भी इन्फिनिटी पे ही इमेज बनती। ठीक है, तो चाहे एनसीईआरटी वाला बनाया जाए डायग्राम या जैसे हमने बताया वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। कॉनकेव मिरर में बाकी हर केस में जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, केवल यही एक ऐसा केस है जिसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूजेस पूछे जाएंगे कॉनकेव मिरर के। तो यूजेस जैसे हो गया टॉर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ किया जाता है पावरफुल पैरेलल बीम प्रोड्यूस करने के लिए। अब शेविंग मिरर की तरह भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, लार्ज इमेज देखने के लिए फेस की तो शेविंग मिरर की तरह यूज़ करते हैं इसको। पूछा आता है क्यों शेविंग मिरर की तरह यूज़ करते हैं? जिससे हम लोग को
अपने फेस की लार्ज इमेज दिखाई पड़े। ठीक है, डेंटिस्ट इसी को यूज करता है टीथ को देखने के लिए, बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए सोलर फर्नेस में भी इसको यूज किया जाता है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या है। कॉन्वेक्स मिरर में पहली चीज तो हम लोग को क्या दे दिया गया, दो ही रे डायग्राम इसमें होते हैं, दो ही कंडीशन होती है। पहला, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती दिखती है। ठीक है, बनती नहीं, इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हो जाएगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज हो जाएगी। दूसरा केस कहा जा सकता है इन फ्रंट ऑफ मिरर। पहले केस में कहा जाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और दूसरे केस में कहा जाएगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो फ्रंट मतलब कहीं भी हो सकता है वो। अब फ्रंट पे होगा तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। कैसे बनेगी, तो वही जो रूल्स थे उसके हिसाब से हम लोग ने रे डायग्राम बना लिया है। ठीक है, इसके बाद ये इसका कोई खास काम नहीं है, जो चीज़ बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है बॉक्स के फॉर्म में। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक और ये टर्म आता है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है, रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है व्हीकल्स में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सेफ ड्राइविंग के लिए पहली चीज मदद करता है ये, और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ये वाइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि पूछा आता है क्वेश्चन में कि वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। तो आंसर देना है हम लोग को बिकॉज इट हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो मिरर का यहीं पे था टॉपिक। इसके बाद आता है हमारे पास साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के लिए हमको बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना एनसीईआरटी के, केवल ये याद रखना है कि फोकल लेंथ, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ही आएंगे, फोकल लेंथ जो होगा कॉनकेव के लिए, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, हमेशा फोकल लेंथ निगेटिव रहता है। और कॉन्वेक्स होता तो इसके लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये फैक्ट है, ये सब में लगेगा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हो कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा निगेटिव होता है, चाहे कोई भी केस हो, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का, लेंस का, मिरर का, किसी का भी केस होगा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। बस हमको समझना किसके बारे में है, वी के बारे में है। वी मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होती है। अब ये कैसे समझेंगे, इसको समझने का भी तरीका बहुत आसान है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक केस है, मान के चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर का एक केस है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या कहा गया, ये मान के चलते हैं पोल है, इधर फोकस है और इधर हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको पता है इसकी जो इमेज बनेगी वो किधर बनेगी, पोल और फोकस के बीच में ही कहीं बननी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये समझना है कि जो यू होगा, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब ये वाला जो साइड है वो निगेटिव है। तो और इमेज जो हमको दिखाई पड़ रही है वो दूसरे साइड पे, मिरर के दूसरे साइड पे दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही थोड़ा सा दिमाग लगा देना होता है और आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। अब एक और केस देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक हमारे पास में कॉनकेव मिरर था। एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट जो था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था। इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी। अब बात आती है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू है, यू तो निगेटिव ही होना चाहिए। अब हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, जो वी है, वी, ये क्योंकि इमेज था तो वी जो है वो उसका साइन कैसा होगा, तो वो उसी तरफ है जिधर ऑब्जेक्ट है, दोनों चीजें राइट साइड में ही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता, ठीक, ये ऑब्जेक्ट होता, तो इमेज हमको पता है इसकी इधर बन रही होती। अब इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में है, लेकिन इमेज जो आ गया वो लेफ्ट साइड में आ गया। जब इमेज लेफ्ट में आ गया तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हाइट के लिए कैसे जानेंगे, हाइट जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई चीज होती है तो उसकी हाइट पॉजिटिव ली जाती है, और जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी हाइट होगी वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। यही पूरा साइन कन्वेंशन है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों में यही सेम चीज लग जाएगी।
अब बात आती है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन की। तो मिरर फॉर्मूला है तो इसके लिए एक शब्द याद रखना है PM, ठीक है। मिरर मतलब पॉजिटिव, तो फॉर्मूला हो जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ प्लस लगता है, माइनस कभी ना लगा दिया जाए, माइनस लगेगा लेंस में। और जब यहाँ प्लस होता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है -v/u, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन में माइनस हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहीं पे हम लोग को लेंस का फॉर्मूला बता देते हैं। लेंस के फॉर्मूले में क्या करना है, तो पहली चीज 1/f जो होगा वो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला हो गया। और दूसरा मैग्निफिकेशन जो होगा, यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन है तो हो जाएगा +v/u, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज लगा देंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों बातें हो जाएंगी हमारी लेंस और मिरर। बाकी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, आसानी से हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सब भी एक बार चाहें तो सब लोग कर लें और आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन पे आते हैं। रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिफ्रैक्शन में हमको कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, तो पहले तो एक स्नेल्स लॉ आता है, स्नेल्स लॉ लिखा होगा कहीं, एक मिनट, रिफ्रैक्शन थोड़ा ग्लास लैब दे दिया, चलो पहले हम स्नेल्स लॉ बता देते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, क्योंकि स्नेल्स लॉ सीधे सीधे पूछा जा सकता है, डिफाइन या स्टेट स्नेल्स लॉ। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी एक इंसिडेंट रे है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया। मान के चलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। इसका मतलब ये वाला मीडियम डेंसर है और ये वाला मीडियम रेयरर है, ठीक। तो हमको पता है जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। डेंसर से रेयरर में जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल कब होगा, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, एंड व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है दिस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई, साइन आई मीन्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant, is constant means the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, and this constant is called refractive index of first medium with respect to second medium। मतलब पहले का refractive index with respect to second medium। केवल हमको लिखना क्या है स्नेल्स लॉ में, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पर एक बात आती है कि हम लोग, अब देखो इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कैसे आएंगे, कुछ ऐसे ही दिया रहेगा, एंगल आई एंगल आर दिया होगा, हो सकता है μ1 की वैल्यू कुछ दी हो, मान के चलते 1.3 है, और हमसे पूछा जाए बताइए μ2 क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, और एंगल आई एंगल आर दिया रहेगा। तो हमको क्या लगाना रहता है, जिधर से लाइट आ रही होती है, तो 1 से आ रही है लाइट, तो 1 से 2 में जा रही है, तो इसको लिख देंगे 1μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। अब बात आती है 1μ2 को क्या लिखते हैं, तो 1μ2 को लिखते हैं μ2 अपॉन μ1। तो लाइट जब 1 से 2 में जा रही थी तो 1μ2 लिखा गया। अगर मान लीजिए उल्टा हो रहा होता, ये ऊपर 2 होता नीचे 1 होता, तो लिखते 2μ1 इज इक्वल टू साइन बाई साइन आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या पूछा जाएगा, तो इसमें पहली चीज तो डायग्राम बनाने को आएगा, ठीक है। अब डायग्राम जो है बहुत सिंपल सा डायग्राम है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो है ये इमर्जेंट रे है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा ये दोनों बराबर होते हैं। प्रूफ करने को नहीं आएगा लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं। इसी वजह से क्या है, जो इमर्जेंट रे निकल रही है, दिस इज इमर्जेंट रे, और ये जो रे आ रही थी ये इंसिडेंट रे थी, उसको आगे ट्रेस कर दिया गया है,
ये दोनों पैरेलल होती हैं, और जब पैरेलल होंगी तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको कह दिया जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पूछा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो पहला थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा, और तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, मतलब ये वाले एंगल पे डिपेंड करेगा। ये पूछा जाएगा इसमें। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, दूसरा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे कि ये ग्लास स्लैब कितना मोटा है उस पे, और तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे, जिस इंसिडेंट रे की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, इंसिडेंट रे की नहीं, ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। यहाँ पे स्नेल्स लॉ दिया गया है, ठीक है, तो स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने वैसे ही बता दिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट पहले हम लोग एयर में देखेंगे, वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन जिस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में देखेंगे लाइट की स्पीड क्या होती है, उस लाइट की स्पीड से डिवाइड कर देंगे उस मीडियम में, हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का मिल जाएगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बेकार चीज दी है, N2 ये सब बेकार है। हम इसका तरीका बता देते हैं क्या है, केवल ये समझना है लाइट किधर से, जैसे मान के चलते हैं मीडियम 1 है मीडियम 2 है, ठीक है, तो लाइट किधर से किधर आ रही है, तो 1 से 2 में जा रही है, तो इसको लिख दिया जाए 1 μ2, ठीक, और 1 μ2 मतलब 1 से निकली 2 में गई तो लिखा 1 μ2, इसको कहते क्या है, μ2 अपॉन μ1 कहते हैं। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, इसका मतलब जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी वहां लाइट की स्पीड कम होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको लिख सकते हैं v1 अपॉन v2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक डेरिवेशन हो जाएगा, या ये कह सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लिया था कि लाइट नीचे से ऊपर जा रही होती है, ऐसे मान लेते हैं लाइट निकल रही होती, तब कैसे लिखते हैं इसको, तो लाइट निकली 2 से और कहाँ गई 1 में, तो 2 μ1 हो जाता, और ये हो जाता μ1 अपॉन μ2 हो जाता, और इस μ1 अपॉन μ2 को क्या लिख देते, v2 अपॉन v1 लिख देते, तो ये भी सही है। तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको जो टर्म दिया गया है n, तो ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वही जो हमने बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग लिख देंगे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे इसको याद करते रहते हैं, याद नहीं करना होता है इसको, ठीक है, इन सब चीज़ों का भी कोई काम नहीं है, ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, स्पीड दी होगी, दूसरे में स्पीड बतानी होगी। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, अब जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, क्यों कन्वर्जिंग है पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा तो हम ये डायग्राम बना देंगे, सारी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं और फिर रिफ्रैक्शन के बाद ये एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही हैं। दूसरा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस पूछा था डाइवर्जिंग क्यों है, तो सारी रेज आ रही हैं और आने के बाद ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही हैं, ठीक है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझनी है, लेकिन अगर इसको पीछे पास कराते हैं तो ये दे अपीयर्स टू मीट एट फोकस, तो हम लोग डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों होते हैं। इसके बाद ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार एक चीज़ पे फोकस किया जा रहा है एनसीईआरटी में कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ये कौन सा लेंस होता है, तो ये याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और ये सारी लाइट को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, तो ये कन्वर्जिंग भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, तो लेंस में कैसी कैसी इमेज बनती है, तो यहाँ पर हमको कॉन्वेक्स का एग्जांपल दिया गया है, तो कॉन्वेक्स में टेबल बनी हुई है, जैसी इमेज हमारी कॉनकेव मिरर में बन रही थी
वही एज इट इज इमेज फॉर्मेशन हमारा किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है। जैसे इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बन रहा था। 2f1 पे था बियॉन्ड, तो f2 और 2f2 बीच में बन रहा था। 2f1 पे था तो 2f2 पे इमेज बन रही थी। केवल एक केस ऐसा होगा जैसे वहां पर भी एक केस था, फोकस और पोल के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट, तो इमेज वर्चुअल थी। यहाँ पर भी वही एक केस है जिसमें इमेज कैसी है, वर्चुअल है। वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज था, यहाँ पर 2f वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो उसमें सेम साइज है। ठीक है, तो एक ही जैसे हैं दोनों, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। इसी तरीके से जब कॉनकेव लेंस देखेंगे तो कॉनकेव लेंस में जैसे हमको कॉन्वेक्स मिरर में दो केस मिले थे, वैसे यहाँ पर भी हमको दो ही केस मिलते हैं। पहला इन्फिनिटी होगा और दूसरा कहा जाएगा इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इमेज का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होगा, एफ और ओ के बीच में होगा। अभी हम लोग जब ये डायग्राम देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे मिरर से बन रहा था, कि हमको रे डायग्राम को कंप्लीट करना होगा, तो कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। आधा रे डायग्राम दिया होगा और आधा हम लोग को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक थोड़ा सा अलग केस आता है कि जब रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो याद रखना है कि ये बिना किसी डेविएशन के सीधे चलती चली जाएगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। अब ये आते हैं हमारे रे डायग्राम। पहला रे डायग्राम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज f2 पे बन गई। दूसरा रे डायग्राम बियॉन्ड 2f पे था, तो इमेज हमारी f2 और 2f2 के बीच में बन गई। तीसरा रे डायग्राम है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या 2f1 पे बन रही है ऑब्जेक्ट, तो इमेज 2f2 पे बन रही है। तीसरा रे डायग्राम क्या है, मतलब चौथा है, ऑब्जेक्ट 2f2 और f और 2f के बीच में रखा है, तो इमेज f2 के बियॉन्ड बन रही है, रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये है f1 पे ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया, ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो बनती है सेम साइड में बनती है, और ये कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। यही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कॉनकेव में भी वही दो रे डायग्राम है। पहला तो वही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, अपीयर्स टू मीट एट फोकस, तो इमेज फोकस बन जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट जो है 2f और f के बीच में है। अब चाहे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं यहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। हर केस में जो इमेज बनेगी वो f और o के बीच में ही बनेगी, क्योंकि सबका रे डायग्राम एक ही जैसा होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन अब यहाँ से नहीं पढ़ना है, जो हमने साइन कन्वेंशन बताया था वही साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी लग जाता है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं साइन कन्वेंशन का। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके का आता, ये वाला क्वेश्चन पे बेस्ड आता, तो हमको पता है u तो निगेटिव ही होगा। f f जो है कॉन्वेक्स लेंस है, हमने कहा था कॉन्वेक्स के लिए f जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमको समझना है v के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट v कैसा होगा। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है और इमेज राइट साइड पे है, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे था तो लेफ्ट वाला साइड निगेटिव हो गया था, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या है, v हो जाएगा पॉजिटिव। एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे ये वाला है, इसमें भी वही सेम चीज होगी, u तो निगेटिव ही होगा, f तो पॉजिटिव ही होगा, ये तो दोनों चीजें पता ही है। बात आती है v की, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है और इमेज भी लेफ्ट साइड पे है, तो ऑब्जेक्ट का साइन निगेटिव था तो v का साइन भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आसानी से हम लोग साइन कन्वेंशन को किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। इसके बाद लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पर माइनस लगेगा, अब जब ये माइनस लग गया तो मैग्निफिकेशन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस v/u। और एक फॉर्मूला जो यूनिवर्सल है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों चीजें हम लोग यहाँ पर लगा। और बहुत ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, फॉर्मूले को बहुत कठिन तरीके से भी बता दिया जाता है। ये क्वेश्चन सब एक बार देख लेना, आसानी से हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत इसमें नहीं होगी। पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डेफिनेशन क्या होती है पावर ऑफ लेंस की, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज, बस इतना ही बहुत है कि एबिलिटी ऑफ एनी लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। या इसको हम लोग इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ वेयर फोकल लेंथ इज इन मीटर्स। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ वेयर फोकल लेंथ इज इन मीटर, इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पे बेस्ड मेनली न्यूमेरिकल ही आते हैं,
अब यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि इसका फोकस भी कैसा था? पॉजिटिव था, फोकल लेंथ भी इसका पॉजिटिव था। कॉनकेव लेंस में पावर हमेशा निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है ये पूछा सकता है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है? निगेटिव होता है। इसमें एक चीज और समझनी है जिससे क्वेश्चन बनता है, और वो है कॉम्बाइंड पावर। कई सारे लेंसेज दिए होंगे और सबकी पावर अलग अलग दी होगी। हमसे पूछा जाएगा बताइए कंबाइंड पावर क्या है। तो कंबाइंड पावर में कुछ नहीं करना होता, सारी पावर्स को ऐड कर देना होता है विद साइन। विद साइन का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं एक पावर हमको दी थी +2 डायोप्टर और दूसरी पावर दी है -3 डायोप्टर। अब पूछा गया बताइए कि कंबाइंड पावर क्या होगी। कंबाइंड लेंस की पावर क्या होगी? तो हो जाएगी -1 डायोप्टर। जब जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे 2 -3, ठीक है, तो -1 डायोप्टर हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है फोकल लेंथ दी होती है और फोकल लेंथ दी होगी और कहा जाएगा बताइए कंबाइंड पावर क्या होगी। दो फोकल लेंथ दे दी गई लेंस की और कहा गया कंबाइंड पावर क्या होगी, तो बच्चे क्या करते हैं फोकल लेंथ को ही जोड़ देते हैं। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। पहले फोकल लेंथ से क्या करना है? पावर निकालना है पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का, जितने लेंस दिए होंगे उतने का पावर पहले निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। फोकल लेंथ का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो चैप्टर है वो ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे पहला तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आई के बारे में बताया गया है। ह्यूमन आई का पहले तो डायग्राम पूछा जाता है कि ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, तो डायग्राम एक तो बनाना आना चाहिए और साथ ही साथ इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे सीलियरी मसल्स का फंक्शन क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल वाला पोर्शन होता है ये हार्ड होता है, जो एंड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्यूपिल क्या होता है? तो लाइट एंटर करती है, ठीक है, तो लाइट एंटर करती है आई में कॉर्निया से, ठीक है। आयरिस क्या करता है? साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर करनी है उसको कंट्रोल करता है। ये सारी बातें जो हैं वो इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। कभी कभी डायमीटर पूछ लिया जाता है कि आई बॉल का डायमीटर क्या होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। कॉर्निया का फंक्शन, ठीक है, प्यूपिल का फंक्शन। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? आयरिस में और प्यूपिल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया इज द गेटवे थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। तो लाइट जहां से एंटर करती है आंखों में वो कॉर्निया होता है। बात आती है प्यूपिल और आयरिस में, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आयरिस का काम पहले समझ लेते हैं। आयरिस का काम है कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई को नहीं कंट्रोल करेगा। ये क्या करेगा? साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करेगा। और प्यूपिल क्या करेगा? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, कितनी लाइट एंटर करनी है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? प्यूपिल का है। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन होती है जिसपे इमेज बनती है। इसमें दो तरीके के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक रॉड्स होता है और एक कोन्स होते हैं। कोन्स क्या करते हैं? कलर को डिटेक्ट कराते हैं, या कह सकते हैं कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और रॉड्स जो होते हैं वो हम लोग को जो लाइट होता है उसको देखने में मदद करते हैं, लाइट वाली चीज़ों को, और ये डिम में मदद करते हैं देखने को। इसके बाद यहाँ पर ही एक ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसी वजह से अगर इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बन रही होती है तो विजिबल नहीं होती है। ये वीट्रस ह्यूमर होता है, यहाँ पर एक्वस ह्यूमर है। वीट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है? ये फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर, ठीक है, और इसका काम मेनली ये है कि ये स्फेरिकल शेप को मेंटेन करके रखता है आई को, मतलब जो आई बॉल है उसका स्फेरिकल शेप मेंटेन करने का काम किसका है? इस वीट्रस ह्यूमर का है। इसके बाद जो टॉपिक है वो पावर ऑफ अकोमोडेशन है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? जो हम लोग देखो, जैसे हमारी आंख है, आंख में लेंस है हमारे पास में, ये हमारी सीलियरी मसल्स हैं, ठीक है। अब सीलियरी मसल्स क्या करती हैं? जैसे हमको कोई ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये भी है, हमको दोनों ऑब्जेक्ट देखने हैं। अब हमारी जो आई है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक बार में केवल एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकती है। लेकिन अभी मान लो हम ये वाला ऑब्जेक्ट देख रहे थे और तुरंत हमको ये वाला ऑब्जेक्ट देखना है, तो आई को क्या करना पड़ेगा? अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो उसी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम जो होता है उसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये करता कौन है? सीलियरी मसल्स के थ्रू ये एडजस्टमेंट हो पाता है। तो वही चीज लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए और आसानी से चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इसमें भी दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, वो होता है 25 सेंटीमीटर, और एक फार पॉइंट पूछा आता है, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। नियर पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए डिफाइन करने को आ जाए तो नियर पॉइंट वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां तक कोई भी चीज हम लोग को क्लियर दिखाई पड़े विदाउट स्ट्रेन ऑन अवर आई। हम लोग की आई पे कोई स्ट्रेन ना पड़े और हम लोग को चीजें बिल्कुल क्लियर हो, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हमको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ जाएगा वो नियर पॉइंट होता है। और वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा विदाउट स्ट्रेन ऑन आई इज कॉल्ड फार पॉइंट। फार पॉइंट नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता है और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस पूरे चैप्टर में यही है, डिफेक्ट। तो डिफेक्ट मेनली हम लोग को क्या क्या पढ़ने हैं, तो मायोपिया पढ़ना है। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस नाम से पता चल रहा है, नियर मतलब पास का क्लियर दिखाई पड़ेगा और दूर का साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मतलब दूर का विजन ब्लर होगा। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब क्या है? दूर का, साइटेड मतलब साफ दिखाई पड़ेगा लेकिन पास का ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा, ब्लर हो जाएगा। प्रेस बायोपिया क्या होता है? इसमें ना हम लोग को पास का ठीक से दिखता है ना ही दूर का ठीक से दिखता है। और प्रेस बायोपिया जो है मेनली ओल्ड एज लोगों को होता है, ओल्ड एज में इस प्रॉब्लम आ जाती है। क्या क्या पूछा जाता है, पहले तो एक नंबर में बता देते हैं। मायोपियम पूछा आएगा, इसका डिफेक्ट का कॉज क्या है, क्यों हुआ। दूसरा, इसका करेक्शन कैसे होगा। ठीक है, और इसका रे डायग्राम आता है। ये तीन चीजें आती हैं, चाहे मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो। प्रेस बायोपिया में मेनली ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे कि ये कैसे होता है, तो वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल से हो जाता है। और इसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो इसके लिए जो लेंस यूज किया जाता है बाईफोकल लेंस है। ठीक है, अब और ज्यादा इसमें डीप पहुंचेंगे तो ये पूछ लिया जाता है बाईफोकल लेंस में नीचे कौन सा लेंस होता है, ऊपर कौन सा होता है। तो ऊपर लेंस होता है कॉनकेव और नीचे होता है कॉन्वेक्स। अब अगर पूछा जाए कॉन्वेक्स नीचे क्यों होता है, तो हम लोग को पास में जो चीजें देखनी होती हैं तो उसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो इमेज जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज बड़ी दिखाई पड़ती है। और कॉनकेव दूर की विजन को सही करने के लिए होता है, मायोपिया सही करने के लिए होता है, और जब हम लोग को दूर देखना होता है तो ऊपर देखते हैं। इस वजह से कॉनकेव यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है, कम ही पूछा जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है मायोपिया में, पहली चीज मायोपिया में क्या देख पा रहे हैं क्या नहीं देख पा रहे ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये डायग्राम, ये बिल्कुल सही आई का है, नॉर्मल आई का है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पे बन गई। डिफेक्टेड आई क्यों है मायोपिक आई? अब देखो ये इसमें क्या कहा गया, मायोपिक आई है लेकिन एक करेक्टेड मायोपिक आई है, इसका मतलब एक इसमें पास की चीज देख रहा था। अब मायोपिक आई जो है पास की चीज तो देख ही लेगा, तो इमेज कहाँ बनाई, रेटिना पे। दिक्कत कब होती है मायोपिक आई में, जब दूर से मतलब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है या दूर होता है, तो ऑब्जेक्ट दूर था तो वहां से लाइट आई और लाइट आके जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो रेटिना के पहले हो गया। अब रेटिना के पहले अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इमेज कैसी हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। अब क्यों हुआ रेटिना का इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पहले, दो रीजन। पहला, जो साइज ऑफ आई बॉल है वो बड़ा हो गया होगा। दूसरा, ये जो इसका कर्वेचर है वो इलोंगेट हो गया होगा। ठीक है, तो कर्वेचर ऑफ आई लेंस बड़ा हो गया होगा। ठीक है, तो कर्वेचर के बारे में बात कर सकते हैं। कर्वेचर मतलब कर्व ज्यादा हो गया उसमें, तो कर्वेचर बड़ा हो गया आई लेंस का। और दूसरा क्या है, आई बॉल का साइज बड़ा हो गया। दूसरा, अब इसके बाद क्या है, करेक्शन कैसे होता है, तो करेक्शन के लिए हम लोग ने कॉनकेव लेंस यूज किया। अब करेक्शन का डायग्राम भी आना चाहिए कि यहाँ से रे डाइवर्ज हुई ऐसे करके और डाइवर्ज होके फिर ये इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पे बन गई, और यही हमको चाहिए भी था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों कॉनकेव यूज करेंगे, क्योंकि कॉनकेव क्या है, कन्वर्ज डाइवर्जिंग लेंस है। और हम लोग की जो इमेज बन रही थी मायोपिक आई में वो बहुत पहले ही बन जा रही थी, तो उसको डाइवर्ज कराने की जरूरत थी। तो डाइवर्ज कैसे कराएंगे, डाइवर्जिंग लेंस से। इसीलिए हम लोग ने डाइवर्जिंग लेंस यूज कर दिया जिसको कहा गया कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, ये वाली हम लोग को नहीं बनानी होती, इसमें ये बनाना होता है जो ऑब्जेक्ट है वो पास में रखा था उसकी इमेज कहाँ बनी, हमारी इमेज जो बन रही है वो बन रही है बियॉन्ड रेटिना। अब इसको पास लाना है मतलब इसको कन्वर्ज कराना है, तो जो लेंस यूज होगा कन्वर्जिंग लेंस यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों डायग्राम्स हैं जो बनाने को आते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस किस में यूज हो रहा है ये भी पता होना चाहिए।
कॉज क्या है, तो इसमें कॉज क्या हो सकता है कि आई बॉल छोटी हो गई होगी, कर्वेचर ऑफ आई लेंस बड़ा हो गया होगा, ठीक है, कर्वेचर कम हो गया होगा, बड़ा नहीं हो गया, कम हो गया होगा। प्रेस बायोपिया क्या है, तो अभी हमने बताया, ओल्ड एज में आता है, सिलेरी मसल्स वीक आती हैं, ये सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, कैटरैक्ट वाली चीजें हैं, कैटरैक्ट पूछी जा सकती है, ठीक है। जब आई डोनेट करी जाती है तो हम लोग क्या डोनेट करते हैं आई में, तो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। ये पता होना चाहिए कि आई डोनेशन के टाइम पे कॉर्निया को डोनेट किया था और कुछ नहीं डोनेट होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा। जैसे पहला ये, इसमें एंगल्स पूछे आते हैं, तो ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। इसके बाद ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब फिर करना क्या होता है, इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया गया है और इस इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाया गया है। जो दोनों के बीच का एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर पूछा जाए व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो हम लोग कहेंगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरीके से अब ये जो डायग्राम है इसमें जो लाइट आ रही है कैसी लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। एक ही कंपोनेंट कलर था तो इसमें स्कैटरिंग मतलब डिस्पर्जन इसमें नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम लोग, व्हाइट लाइट अगर होती तब क्या होता, तो व्हाइट लाइट के केस में क्या होता, यहाँ पर हमारे पास स्कैट मतलब डिस्पर्जन मिल जाता। लाइट आई, व्हाइट लाइट थी, 7 कंपोनेंट कलर्स थे इसमें, अब ये क्या हो गई, डिस्पर्ज हुई। डिस्पर्जन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स, इसको बैंड कहते हैं, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सबसे नीचे वॉयलेट है, सबसे ऊपर क्या है, रेड है। रेड क्यों है सबसे ऊपर, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इसका जो डिस्पर्जन होगा या कहें इसका जो डेविएशन होगा सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, वायलेट का होता है। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो डेविएशन सबसे इसका ज्यादा होता है। तो डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये हम लोग को इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाइट लाइट में क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, ये डायग्राम बनाने को आ सकता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट का डायग्राम इम्पोर्टेंट है। अब इसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट में क्या होता है, व्हाइट लाइट भेजी गई तो हमको पता है व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक होगी। अब यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा 7 कंपोनेंट कलर नहीं बनाए गए, क्यों, जरा सी जगह में 7 कंपोनेंट कलर बनाए जाएंगे तो बड़ा हौच पौच आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या किया गया, दो ही लाइट केवल बनाई गई है, ऊपर रेड और नीचे वायलेट, ठीक है। अब इसके जस्ट बगल में एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया गया, याद रखना है जो डिस्टेंस है बहुत ही कम होती है, जस्ट बगल में है वो। तो इन्वर्टेड प्रिज्म रखते हैं तो क्या होता है, रेड लाइट गई इधर, वायलेट लाइट गई और दोनों मिक्स हो गई, इंटरमिक्सिंग हो गई, और जो फाइनली जो लाइट निकली वो भी क्या थी, व्हाइट लाइट थी। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है। तो पहले डिस्पर्जन हुआ, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट पूछा जाता है कैसे रिकम्बाइन करती है लाइट, तो अगर हम लोग इन्वर्टेड प्रिज्म जस्ट बगल में रख देंगे तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इसका डायग्राम बहुत ज्यादा पूछा आता है, इसलिए डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन है, रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए ये डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। अब रेनबो फॉर्मेशन का जो पूरा फिनोमेना है वो तो आसान ही है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कंडीशंस दो होती हैं रेनबो फॉर्मेशन के लिए, पहला सनलाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और दूसरा वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए एटमॉस्फेयर में, डिस्पर्स्ड होने चाहिए। वाटर ड्रॉपलेट्स शुड बी डिस्पर्स्ड इन दी एटमॉस्फेयर, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगे ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्रिज्म की तरह। अब प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहे थे तो लाइट भी तो चाहिए, तो सनलाइट जैसे ही पड़ी इस प्रिज्म पे, अब ये कैसे थे वाटर ड्रॉपलेट्स, गोल गोल थे ना, ट्रायंगुलर तो थे नहीं। तो जब गोल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं तो जो रेनबो बनता है वो भी कैसा बनेगा, गोल ही तो बनेगा, जिसमें आधा हम लोग को दिखाई पड़ेगा, आधा होराइजन के नीचे चला जाएगा और दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट आई, पहले यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। रिफ्रैक्शन के साथ साथ अब यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्पर्जन भी हो रहा है, फिर यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्जन होके बैंड ऑफ कलर्स हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रेनबो फॉर्मेशन का हो गया। इसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्यों होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यही पूछ लिया जाता है। तो होता इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो कम होती चली जाती हैं, पार्टिकल्स कम होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाने पर कम हो जाती है। तो जैसे ये अर्थ है,
इसके आसपास बहुत सारी गैसेस है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, गैसेस कम होती जाएंगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मीडियम कुछ और है, यहाँ मीडियम कुछ और है, और जब मीडियम में चेंज होता है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं होता है। तो यही चीज एटमॉस्फेयर में हो रही थी, तो इस रिफ्रैक्शन को क्या कह दिया गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कह दिया गया। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेना है जो पूछे आते हैं। जैसे पहला, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार जो होगी वो थोड़ी बहुत ऊपर होती है रियल पोजीशन से, तो ये रियल पोजीशन हो गई। एपरेंट पोजीशन जो है थोड़ी सी ऊपर है, क्यों ऊपर है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये कीवर्ड है, ये अगर लिख दिया तो पूरे नंबर मिल जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा था, उससे ज्यादा पूछा भी नहीं आता है। डायग्राम बनाना आना चाहिए बस। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों हो रही है, उसके पीछे भी रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात होती है कि जो वेवलेंथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है एटमॉस्फेयर में, जब हवा चलती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलती रहती है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होती रहेगी तो स्टार्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत शिफ्ट होते रहते हैं, तो उसी शिफ्टिंग की वजह से हम लोग को क्या लगता है कि जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर फिनोमेना हो जाएगा। तो ये भी जो फिनोमेना है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही है। इसके बाद एडवांस सनराइज डिले सनसेट, कभी कोई पूछ लेता है कितने मिनट का टोटल डिफरेंस होता है, तो टोटल डिफरेंस 4 मिनट का होगा। 2 मिनट का डिफरेंस आएगा एडवांस सनराइज में, और 2 मिनट का डिफरेंस होगा डिले सनसेट में। यहाँ पर भी जो फिनोमेना लगता है वो वही वाला ही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला। ये डायग्राम बना देना है, यहाँ से लाइट जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन सीधी ना जाके क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो एक कर्व लाइन पहुंचती है ऐसे करके, और जब कर्व लाइन पहुंचती है तो बच्चे को या जो पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है उसको जो लाइन दिखाई पड़ेगी या जो लाइट दिखाई पड़ेगी वो लास्ट लाइट होगी, जिसकी वजह से सन हमको एपरेंट पोजीशन जो सन की होगी वो यहाँ दिखाई पड़ेगी। तो था असलियत में यहाँ पर, लेकिन हम लोग को वो ऊपर दिखने लग गया, इसी को कहते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ सन। और ये क्या है, रियल पोजीशन ऑफ सन है, तो ये एडवांस सनराइज और डिले सनसेट का एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग के पीछे फिनोमेना पूछे आते हैं। तो स्कैटरिंग बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पर क्या है, लाइट जो है वो स्प्रेड होती है। ठीक है, पार्टिकल्स की वजह से, जो हमारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से जब लाइट स्प्रेड होती है अलग अलग डायरेक्शंस में, तो उस फिनोमेना कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके भी कुछ फिनोमेना है जो पूछे आते हैं, जैसे फिनोमेना यहाँ पर दे ही दिए गए हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये सारे जो फिनोमेने हैं ये सब स्कैटरिंग की वजह से ही होते हैं। टिंडल इफेक्ट पूछ लिया था कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, सब दिया हुआ है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज में नहीं है। हालांकि टिंडल इफेक्ट पूछा था किस फिनोमेना पे बेस्ड होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों है, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, पहली चीज तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिख दी जाएगी, और दूसरा क्या लिख दिया जाएगा, ब्लू कलर वेवलेंथ जो होती है, ब्लू कलर लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मिनिमम नहीं होती, मिनिमम तो वायलेट की होती है। तो ब्लू कलर वेवलेंथ लाइट कम होती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग जो होगी इसकी ज्यादा होगी, और स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो हम लोग को ऊपर जो लाइट दिखेगी वो कैसी होगी, ब्लू होगी। सिंपल चीज है। अब यहाँ पर एक और चीज दे दी गई है कि जो स्काई है वो डार्क दिखाई पड़ती है एस्ट्रोनॉट्स को। अब अगर मान लिया कोई मून पे है, तो मून पे जब वो अपनी स्काई देखेगा, ऊपर जब देखेगा तो उसको स्काई नीली नहीं दिखाई पड़ेगी, ब्लू नहीं दिखाई पड़ती है, डार्क दिखाई पड़ती है। क्यों, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर एब्सेंट है। एटमॉस्फेयर जहाँ नहीं होगा वहाँ पार्टिकल्स नहीं होंगे, जब पार्टिकल्स नहीं होंगे तो स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो जो स्काई है वो कैसा दिखाई पड़ेगा, डार्क दिखाई पड़ेगा, ब्लू दिखाई नहीं पड़ेगा। डेंजर सिग्नल पूछा जाता है, रेड क्यों होते हैं, तो रेड इसलिए होते हैं क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है तो स्कैटरिंग सबसे कम करेगी, और स्कैटरिंग सबसे कम करेगी तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक वो ट्रेवल कर पाएगी। तो इस वजह से जो रेड कलर होता है, यह कह सकते हैं जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं।